मेजर अफसर पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना, लोग बोलते हैं कि कीचड़ है। देखिए, इसमें ऐसा है, ये सब चीज़ें है ना, इंडिविजुअली होती है। करप्शन इंसान करता है, कोई पार्टी या पॉलिटिकल वो नहीं करती। तो अगर मैं यूथ की बात करने जाऊं, तो आप जिस कमेटी में ज्वाइन हैं, जहां के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वहां से आपकी कमेटी यूथ के लिए आगे और क्या क्या लेके आ रही है कि जिससे यूथ का डेवलपमेंट हो। ये जो हमारा यूथ विंग है, वो एक तरीके से पार्टी का बैकबोन के हिसाब से काम करता है। कई यूथ आज ड्रग्स में, ये सब में खराब हो रही है, अलग अलग टाइप के नशे कर रहे हैं। बाकी आप कांग्रेस में देखिए, उधर 55 साल के लोग अपने को युवा बताते हैं। जवाबदारी मिल गई, मैं खाली जाके फोटो सेशन कर लूँ, बैनर लगवा लूँ, पोस्टबाजी कर लूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को आज नहीं तो कल आउट होना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ आई है मार्केट में कि जो जीएसटी है, उसका पर्टिकुलर जो स्लैब था वो कम हो गया है। सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि कुछ भी होता है तो लोगों को ऐसा लगता है, अरे यार ये सरकार ने कर दिया, अरे यार ये इस नेता ने कर दिया। लेकिन ये सब चीज़ें चेन के थ्रू चलती है। आज रास्ते में कोई खड्डे होते हैं, कोई पार्टी नहीं करती, कोई सरकार नहीं करती। राहुल गांधी के लिए एक वर्ड। युवा, बुढ़ा युवा। Welcome back, guys, to the Titan Podcast Show, a dedicated channel for industry experts and leaders. आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ समवॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, जहां पर आज हम बात करेंगे कि अभी जो रिसेंट सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर जो यूथ है, उसका पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है, और किस हिसाब से यूथ जो है वो एक पॉलिटिक्स को एक बेटर वे में लेके जा सकता है, एंड वाई इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी यूथ कि उन्हें जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं एक अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें जुड़ना चाहिए। तो आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर यश शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो उनके साथ आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो बीजेपी आने वाले टाइम के अंदर लेके आ रही है, यूथ जो है वो बीजेपी के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिगार्डिंग द अपोजिशन पार्टीज। सो लेट्स वेलकम मिस्टर यश शर्मा। यस सर, टाइटन पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। मेजर अफसर, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना, लोग बोलते हैं कि कीचड़ है। उसके अंदर हर कोई भी पेरेंट जो होता है ना, वो चाहता नहीं है कि उनके बच्चे ऐसे कोई कीचड़ में पैर रखे कि पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो, वो पॉलिटिक्स के अंदर जाए। बट आपके माइंड में ऐसा कैसे थॉट प्रोसेस आया कि आपको पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहिए? कई जगह ये लोगों की बात सही है कि ये कीचड़ है, लेकिन ये आज की सिचुएशन में ये लागू नहीं होता है। क्योंकि पहले का टाइम था ऐसा, कई घोटाले आज निकल के आए लोगों के, पुराने पुरानी सरकारों के। तो वो सब चीज़ों को देखकर लोग बोलते थे कि कीचड़ है, क्योंकि उसमें कई जनों को उस टाइम भी सज़ा हुई थी, आज भी चालू है ये सब चीज़ें। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि पॉलिटिक्स मतलब सिर्फ़ ये सब करना नहीं है। पॉलिटिक्स एक माध्यम बन गया है लोगों की सेवा करना, और मेरा पॉलिटिक्स में आने का सिर्फ़ एक ही मकसद था। और मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था, कोई मेरे ऐसे नहीं कि मेरे को सिखाया गया। मैं पहले तो पापा को देख कर के, पापा काम करते थे पॉलिटिकल पार्टी में, वो देखकर थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट हुआ। फिर बाद में जब इसके अंदर गया मैं, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि इसके अंदर यूथ को, आज की जो पॉपुलेशन है उसकी अगर 10 टू 20% यूथ भी अगर इसके अंदर इंटरेस्ट ले, तो आज अपना भारत देश है, उसका फ्यूचर बहुत और ज़्यादा वो ब्राइट हो सकता है, क्योंकि आज ज़रूरत थी यूथ को इसमें आने की। तो मैं उसी हिसाब से इसके अंदर जॉइन हुआ कि, और मैं तो बहुत छोटी एज में, आज तो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं 15 साल की उम्र में एक पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ गया था, काम करता था। तरह-तरह के काम किए मैंने, झंडे लगाने से लेकर, कोई रैली होती थी, उसके अंदर जाना, हमको टी-शर्ट्स मिलती थी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आते थे, तो हमको टी-शर्ट्स मिलती थी। तो उसका भी एक चाव था कि टी-शर्ट पहन के हम लोग रैली में जाएँगे, उनका स्वागत करेंगे, एयरपोर्ट पे जाएँगे। हालाँकि उस टाइम कोई साधन नहीं थे मेरे पास, बाइक-वाइक कुछ नहीं थी। लोगों के पीछे लटक-लटक के जाते थे। तो बस वो था मोदी जी को देखकर थोड़ा, कि पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने बोला कि पहले पुराने जो सत्ता थी उसके अंदर करप्शन का बहुत ज़्यादा था। आपको कहीं न कहीं आज भी ऐसा लूपहोल्स वगैरह नहीं है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर करप्शन हो रहा हो करके? या फिर आज का जो नियम या कुछ भी है, वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए, या फिर आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है,
वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि करप्शन करने के जो पहले जितने चांसेस थे उतने अभी नहीं होते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है, ये सब चीज़ें है ना, इंडिविजुअली होती है। करप्शन इंसान करता है, कोई पार्टी या पॉलिटिकल वो नहीं करती। जैसे आज मैं हूँ, अगर मैं कुछ चीज़ करूँ, तो मैं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी नहीं कर रही है वो चीज़। वैसे कुछ चीज़ अगर कोई दूसरा करप्शन करता है, कुछ गलत काम करता है, पॉलिटिकल का फ़ायदा उठाकर, तो वो इंडिविजुअली खुद कर रहा है वो। तो वो अपन ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन पुराने टाइम पे पार्टियों ने ये ऐसे लोगों को जगह दी। पार्टियों को पता था, पुरानी सरकार को पता था कि ये सब चीज़ें हो रही है। और आज की कंडीशन में हमारी पार्टी में ये सिस्टम है कि अगर कोई ये सब चीज़ों में मतलब आ जाता है दोषी, तो उसको तुरंत इंस्टेंट उसको पार्टी से सस्पेंड कर देते। तो मतलब सस्पेंशन जिस हिसाब से आपने बोला कि सस्पेंड कर देते हैं। बट कहीं न कहीं अभी एक बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है कि जैसे आप देख ही रहे होंगे, जैसे एक टाइम था जो रियलिटी शो था उसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बुलाए जाते थे। अब वो अपने फ़ेम के लिए इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अंदर कई एक जो स्टार्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो जॉइन होते हैं। तो आपके हिसाब से ये क्या है? ये पर्टिकुलर क्या चीज़ है कि वो लोगों के थॉट प्रोसेस में ऐसा क्या आता है कि अपने इनको अगर जॉइन करेंगे तो कहीं न कहीं पार्टी और वोट्स में बेनिफिट होगा, ये पर्सपेक्शन से वो लोग ऐड ऑन करते हैं, उन्हें जॉइन करवाते हैं पार्टी, या उनके माइंडसेट में ये रहता है कि ये बंदा काम अच्छा कर रहा है, ठीक है? ये बंदा कुछ अच्छी चीज़ें दे रहा है या देना चाहता है, इसलिए उसको पार्टी के अंदर लिया जाए। नहीं, इसमें क्या होता है, सामने वाले की भी अपनी इच्छा होती है। चाहे कोई भी हो, स्टार हो, इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी लाइन से हो। उसकी खुद की भी कहीं न कहीं इच्छा होती है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। एक उनका करियर सेटअप होने के बाद में कि उनको लगता है कि अब मैं टाइम दे सकता हूँ, तो खुद अप्रोच करते हैं। तो पार्टी किसी को मना नहीं करती, कोई भी पार्टी हो, कोई मना नहीं करती कि आप किस लाइन से आते हो, किस फील्ड से आते हो, आप बॉलीवुड में हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप यूट्यूबर हो। सब अपनी-अपनी लाइन से आते हैं, सब अपने-अपने इंटरेस्ट से आते हैं। बात रही ये चीज़ की वोट वोट बैंक की, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं करती है, इम्पोर्टेंस रखती है सब चीज़ें कहीं न कहीं। लेकिन वो सब जैसे आज मान लो कोई भी एक सभा हुई, बड़ी सभा, उसके अंदर अगर कोई स्टार आता है, तो उसमें पब्लिक को एक होता है ना कि आज की यूथ को ऐसा लगता है क्या यार भाषण सुनेंगे जाकर क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं क्या यूथ को जोड़ने का एक तरीका है ये, कि आज कोई मान लो जैसे कोई स्टार है, वो आ गया कोई सभा के अंदर, तो कहीं न कहीं यूथ है ना, सभा के अंदर तो आ ही रहा है, लेकिन सभा के अंदर उसको साथ में थोड़ा बहुत उसको उसके मन का, उसके कोई पसंद का अगर स्टार आ जाए, कोई इन्फ्लुएंसर आ जाए, तो उसको और इच्छा होती है, तो दूसरी बार और विचार करता है। फिर ऐसे विचार करते-करते उसको ऐसा पता चलता है पॉलिटिक्स में क्या होता है, क्या नहीं होता। और ऐसे ही अपने को युवा मिलते हैं राजनीतिक पार्टियों में। क्योंकि आज अगर अपन डायरेक्ट किसी के घर पे जा नहीं सकते कि आप पॉलिटिक्स में आओ, और ना तो किसी को इतना टाइम है। आज की जो जनरेशन है, वो सब इतना पढ़ने लिखने में, फिर नौकरी में, जॉब में, व्यापार में सब बिज़ी हो रखी है। किसी को इतना, आज मैं भी आज किसी को बोलूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में कि आप मेरे साथ आओ कोई जगह, आज कोई पार्टी मीटिंग है, आज मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं यार एक संडे का दिन ही तो मिलता है हमको, आज का दिन तो आराम करेंगे। तो लोगों की ये मेंटालिटी है। तो कहीं न कहीं ये सब क्या है, खुद की चॉइस होती है, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे बॉलीवुड का कोई हो, खुद की चॉइस होती है। हाँ, ठीक है, पार्टी में आने के बाद में एक वो उनके ऊपर लेबल लग जाता है कि आप इस पार्टी से बिलॉन्ग करते हो। उसके बाद में आप खुद देखो, आज रवि किशन जी है, आज वो हमारी पार्टी से सांसद है। अच्छा काम कर रही है यूपी में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। आज उनको रवि किशन जी एक्टर बोलकर नहीं, रवि किशन जी यूपी के सांसद बोलकर आज लोग पहचान। तो ये पहचान पॉलिटिकल पार्टी की वजह से मिली, उनके काम की वजह से मिली है, हमारी सरकार के काम की वजह से मिली। तो अभी आप जिस हिसाब से आपने बताया कि अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं, इच्छा होती है, उस हिसाब से एंटर हो। आपका भी खुद का बिज़नेस है टेक्सटाइल का, तो आपने वो बिज़नेस के साथ-साथ में ये क्यों सोचा, ठीक है आपका फैमिली बिज़नेस है, आप इतने टाइम से कर रहे हो, बट आपके माइंड में ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया कि ठीक है मुझे टेक्सटाइल के साथ-साथ पॉलिटिक्स में भी करना है? चाहते तो आप भी बाकी सब जो सोचते हैं कि भाई ठीक है मैं जाता हूँ, संडे को छुट्टी होगी, मैं संडे को छुट्टी मनाऊँगा। बाकी है मेरा टेक्सटाइल का चल रहा है, मैं टेक्सटाइल वाले में हूँ, खुश हूँ, मैं वहाँ से कमा रहा हूँ, मेरा वहाँ पे जाऊँगा, फैमिली बिज़नेस है, संभालता हूँ। आपने ये क्यों डिसाइड किया कि मुझे टेक्सटाइल जो मेरा काम है, उसके साथ-साथ में पॉलिटिक्स के अंदर एंटर होना है? देखिए, मैं तो टेक्सटाइल में तो पिछले 7-8 साल से आया हूँ। बाकी मैं पॉलिटिकल लाइफ़ में मेरे 14-15 साल की एज थी, तब जुड़ गया था मैं। इनडायरेक्टली जुड़ा था, मतलब मैं बस पापा जाते थे तो मैं जाता था। पापा जो मतलब ये समझ लो मेरा ज़रिया पापा ही है पॉलिटिक्स में आने का। तो मैं उसमें गया, फिर मेरे को धीरे-धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसके अंदर। फिर धीरे-धीरे पढ़ाई करते-करते मेरे को पापा ने ये चीज़ क्लियरली समझाई कि तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, चाहे तू ट्यूशन करता हो, स्कूल करता हो, कॉलेज करता हो। पहले वो कर, फ्री टाइम में ये सब कर। ठीक है, पॉलिटिक्स में आने का सबका अपना-अपना मोटो होता है।
लेकिन मेरा इंटरेस्ट खुद का जगा था इसके अंदर पापा को देखकर, तो मेरे को फैमिली प्रेशर नहीं था। हाँ, मेरे को आज भी मेरी मम्मी बोलती है कि क्या पढ़ा ये सब चीज़ें, सबकी फैमिली में होता है। आज मेरे ग्रुप सर्कल में कितने मेरे दोस्त हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन कहीं-कहीं उनकी मम्मी, बहन, भाई, पापा कोई ना कोई ऐसा बोलते हैं कि इसमें क्या पड़ा है? लेकिन आज की जो कंडीशन है, उसके अंदर ऐसा है कि पॉलिटिक्स में आना सिर्फ़ स्वार्थ नहीं है, पॉलिटिक्स एक खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए और मैं उसी इंटरेस्ट के पीछे आया। फिर मैंने धीरे-धीरे मेरी स्टडीज़ पूरी की और फिर बाद में मेरे को ऐसा हुआ मतलब ठीक है पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ये कोई व्यापार का साधन नहीं है पॉलिटिक्स। घर के अंदर खाना आएगा, तभी मैं चल पाऊँगा, तभी मैं पॉलिटिक्स कर पाऊँगा। तो मैं इसीलिए पहले स्टडी पूरी की मैंने, फिर मैं थोड़ा टाइम देने लगा इसके अंदर। कॉलेज में आया तो मैं इसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम देने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि मैं व्यापार में बैठा, मैंने सीखा, पहले प्रॉपर्टी का काम सीखा, टेक्सटाइल का काम सीखा। फिर धीरे-धीरे मेरे को समझ में आया कि ये सब चीज़ें लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज अगर व्यापार नहीं होगा, आज अगर आपके पास खाने को नहीं होगा, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं व्यापार में जुड़ा, फिर व्यापार धीरे-धीरे मेरे साथ में मेरा छोटा भाई भी बैठता है, पापा के गाइडेंस में हम लोग काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टअप किया या कुछ किया। आज पापा के गाइडेंस में हम लोग काम करते हैं, अच्छा बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है, पापा की नींव रखी हुई है। तो उसके अंदर हमने अपना टाइम दिया पहले, फिर मेरे को लगा कि अब मैं थोड़ा-थोड़ा इसमें अगर साइड में पॉलिटिक्स करूँ, तो मेरे को इसमें कोई नुकसान नहीं क्योंकि मेरे साथ में मेरा भाई खड़ा है, मेरे साथ में मेरे पापा खड़े हैं। पापा तो चलो ठीक है, वो करते हैं पॉलिटिक्स का काम करते हैं, लेकिन एक मेरे वो होती है ना क्या बोलते हैं उसको, बैक सपोर्ट, वो बैक सपोर्ट के हिसाब से मेरा भाई है, मेरे पापा है, तो मेरे को कहीं सोचने जैसी बात नहीं आती। हाँ, ठीक है, जहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मार्केट से या मेरे बिज़नेस से नहीं निकल पाऊँगा, तो मैं कई मीटिंग होती है, कई काम होते हैं, नहीं जा पाता हूँ मैं पॉलिटिक्स में, जहाँ मेरे को जाना एकदम इम्पोर्टेंट होता है, फिर भी नहीं जा पाता हूँ। तो ये सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह, सब अपनी-अपनी जगह अपना-अपना रोल निभाती है। तो अगर यूथ एंटर होता है पॉलिटिक्स के अंदर, तो आपके हिसाब से उनका जो माइंडसेट है, वो किस हिसाब से होना चाहिए? कि अगर बिज़नेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, उसके साथ पॉलिटिकल अगर चीज़ें कर रहे हैं वो लोग, तो बिज़नेस प्रायोरिटी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइड होना चाहिए या दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए कि नहीं, पॉलिटिक्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और जो अपना बिज़नेस चला रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है? देखो हम हमें तो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो सब हमें यही कहते हैं, पहले अपना घर सँभालो, फिर खुद को सँभालो, फिर टाइम मिले फिर आप पॉलिटिक्स में आओ। ये आज हमको सिखाया जाता है पहले। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन पहले आप अपना कोई भी चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, पहले आप अपना स्टेबिलिटी लाओ कि आपकी एक इनकम सोर्स जनरेट हो। आप 1 दिन, 2 दिन नहीं जाओ उस जगह पे, तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़े। कहीं ऐसे नहीं कि 1 दिन नहीं जाओ, 2 दिन नहीं जाओ तो आपको पता चले कि आपके बॉस ने आपकी सैलरी काट ली। 1 दिन, 2 दिन नहीं जाओ, आपको पता चला आपके व्यापार में नुकसान लग गया। 2 दिन नहीं जाओ, 3 दिन नहीं जाओ, आपको पता चले कि आपका कोई काम अटक गए। 4 दिन नहीं जाओ, 5 दिन नहीं जाओ, आपको लगे कोई आपके पीछे आके चेक बाउंस हो गया। वो सब चीज़ें मैनेज करने के बाद में टाइम हो, फिर आओ, अच्छी चीज़ है ये। पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि क्या है पुराने लोगों के हिसाब से हाँ, उनकी जगह अपनी मैंने आपको बोला ना पहले कि वो अपनी जगह राइट है। पुराने चीज़ों को देखो, उस हिसाब से पॉलिटिक्स कीचड़ था। लेकिन आज पॉलिटिक्स सेवा का माध्यम है, आज पॉलिटिक्स विकास का माध्यम है, आज पॉलिटिक्स देश का माध्यम है। देश को अगर चाहते हो, देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि आप पॉलिटिक्स में आओ, लेकिन सब चीज़ देखकर अपना घर सँभाल कर ऐसे नहीं पूरा इसमें घुस जाओ। 2 साल आप इसमें पूरा दे दो, फिर तीसरे साल आपको पता चले आपके तो पास में कुछ है ही नहीं खाने-पीने को। घर से ताने सुनो, उधर नहीं रहो। क्योंकि 1 महीना अगर इंसान गायब हो जाता है ना पॉलिटिक्स से, तो उसके 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं। ये आज की रियलिटी है। तो आपको ऐसा करना है कि आप 10 दिन नहीं जाओ पॉलिटिक्स में, लेकिन आपका व्यापार के पीछे आप डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कहीं भी। पॉलिटिक्स तो आजीवन चलती रहेगी। पॉलिटिक्स कहीं नहीं जाने वाली है। व्यापार है वो एक एज तक कर पाओगे, जॉब है एक एज तक कर पाओगे। तो वो आपको एक टाइम तक लिमिटेशन है कि आप इस एज तक कमाना चाहते हो, इस एज तक कमा सकते हो। कि आज का ऐसा हो गया कि 40-50 साल तक आदमी कमा सकता है या 60 साल तक, 65 साल तक। इसके बाद में इंसान के अंदर ताकत नहीं होती है कमाने की। लेकिन 60-65 साल के बाद में अगर आपके पास अच्छा स्कोप, अच्छा आपके पास बैकग्राउंड है, अच्छा आपके पास सपोर्ट है, तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हो, कम टाइम में अच्छी जगह बना सकते हो। लेकिन आप अभी पॉलिटिक्स कर लो 10 साल, आगे के 10 साल आपको नहीं पता कि मेरा क्या होगा। तो आपका आज का 10 साल भी गया, आगे का 10 साल भी गया, आपका फैमिली का भी गया। अभी जिस हिसाब से आपने बोला कि दोनों पहले अपने खुद का देखो, ठीक है? आपके जो भी सीनियर है पार्टीज़ के अंदर वो बताते हैं कि पहले आप अपना खुद का देखिए, घर चलाने का देखिए, उसके बाद पॉलिटिक्स में हो, टाइम हो तो एंटर होइए। बट कई लोग ऐसे हैं जो काइंड ऑफ बोलते नहीं आजकल काफ़ी नेटवर्किंग ग्रुप चलते हैं। तो कई एक
पर्सन जो है वो इसको ऐसे नेटवर्किंग समझने लग गया कि ठीक है भाई, पॉलिटिक्स में जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाने के बाद कनेक्शंस बिल्डअप हो जाएंगे, फिर कोई भी धंधा चालू करेंगे तो झटपट फटाफट भाग जाएगा क्योंकि अपने कनेक्शंस तो है। आप ऐसा पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके अंदर जुड़े हुए हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका बेनिफिट, जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो बेनिफिट है वो कभी पॉलिटिकल पार्टी से निकला हो? तो मेरे को तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना मैंने सोचा है, ना मेरी कोई वो फ़ील्ड है वैसी, और मैंने भी आज तक ऐसा देखा नहीं कि किसी ने पॉलिटिक्स में आकर कुछ अपना बैकग्राउंड सेटअप किया है। जिसका खुद का सेटअप है, वो चलाए उसको उस हिसाब से, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में आप आ रहे हो कि मैं इसमें कुछ डेवलप कर लूँ, तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है आज। नहीं, मेजर ऑफ कैसा है कि मेजर ऑफ जो भी है आज पॉलिटिकल रिलेशंस रखना चाहते हैं, बड़े-बड़े जो लोग हैं उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, उनका एक ही थॉट प्रोसेस रहता है कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व होऊँगा, इन लोगों के साथ जुड़ूँगा। तो कहीं न कहीं वो लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरा रिलेशन बिल्डअप है, जस्ट ओके है, ठीक है कि रिलेशन मैंने बिल्डअप कर लिया, एक मेरा बॉन्ड बन गया। उनका मेन आजकल जो भी है सबका पहले आता है कि भाई पॉलिटिक्स इक्वल्स टू फाइनेंशियल सपोर्ट, कि कहीं न कहीं से मुझे फाइनेंस के अंदर सपोर्ट मिल सकता है वहाँ से। तो अगर वो थॉट प्रोसेस के ऊपर अगर मैं बात करने जाऊँ तो ये कितने हद तक सच है कि अगर आप पॉलिटिक्स में जॉइंट होते हो, तो आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी फाइनेंशियली जो आप कहीं पे अटक रहे हो या फाइनेंस आपको पॉलिटिक्स से निकालना हो, तो आप निकाल सकते हो। नहीं, मेरे ध्यान में तो ऐसी कोई चीज़ आई नहीं आज तक, क्योंकि मैं इतने साल से हूँ। मेरी आज जो भी जर्नी है, तो मैं आज पॉलिटिक्स में 40-40 साल हो गए लोगों को, उनको भी जानता हूँ। 4 साल हुए उनको भी जानता हूँ, 4 महीने हुए उनको भी जानता हूँ। मैंने तो आज तक ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है। बाकी होते होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे ध्यान में ये सब चीज़ें नहीं है कि पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाकर कोई अपना व्यापार कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है। मेरे ध्यान में नहीं है ये सब चीज़ें। तो आप जैसे बीजेपी यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, करेक्ट? तो अगर एक पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर चीज़ की बात की जाए कि क्या आगे प्लान्स हैं यूथ को लेके? क्योंकि आप एक ऐसी कमिटी के अंदर हैं जो यूथ के ऊपर ही बात करती है और यूथ के ऊपर ही देखती है। तो अगर मैं यूथ की बात करने जाऊँ, तो आप जिस कमिटी में जॉइन हैं, जहाँ के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वहाँ से आपकी कमिटी यूथ के लिए आगे और क्या-क्या लेके आ रही है, कि जिससे यूथ का डेवलपमेंट हो? देखो, आज तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूथ विंग मतलब पार्टी का बैकबोन होता है। सब पार्टी में होती है, यूथ विंग होती है। वैसे ही वो यूथ विंग का मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, सुगत मानव। दूसरी बात कि पार्टी ने इतनी सब चीज़ें लाई है युवाओं के लिए। आज युवाओं को नहीं पता कि आज गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या-क्या योजना करके रखी है, कितनी-कितनी स्कीम्स निकाल रखी है। आज लोगों को सिर्फ़ ऐसा ही लगता है कि ज़्यादा एज वालों को इसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन आज युवाओं के लिए भी कई स्कीम्स हैं। आज पढ़ने को लेकर स्कॉलरशिप्स दे रखी है गवर्नमेंट ने। अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके का योजना आज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा यूथ विंग है, वो एक तरीके से पार्टी का बैकबोन के हिसाब से काम करता है। जैसे हमें पार्टी की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि अब जैसे मान लीजिए अभी 15 अगस्त गया, तो 15 अगस्त को हमारी पार्टी हर साल तिरंगा यात्रा करती है, तिरंगा वितरण करती है। इस तरीके के कार्यक्रम आते हैं कि घर-घर तक हमारा तिरंगा पहुँचे। तो उसमें हम लोग यूथ को जोड़ते हैं, बाइक रैली कर लेते हैं, पैदल यात्रा कर लेते हैं, मशाल रैली कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ों से क्या होता है, यूथ को थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, चलो इसके अंदर थोड़ा एनर्जी फील। एनर्जी फ़ील होता है। क्योंकि आज भारत माता की जय बोलते हैं, तो आप खुद फ़ील करोगे कि आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो आज यूथ आज वो सब चीज़ें मशाल लेके हाथ में चलता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं भी एक पार्ट हूँ ये सब चीज़ों का। आज देश के अंदर मेरा भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ योगदान है, मैं आज मशाल लेके चल रहा हूँ मेरे देश के तिरंगे के लिए। तो ये सब चीज़ें पार्टी लाती है, समय-समय पर लाती है, और यूथ विंग हम लोग करते हैं। जैसे किसी को काम होता है कुछ भी, चाहे स्टडी से लेकर हो, चाहे कुछ भी काम हो, हम लोग अपनी पड़ती कोशिश पूरी करते हैं कि उसका हम हेल्प कर सकें। लेकिन ये है, हमारी शर्त ये रहती है कि अच्छे काम में आप हमको रात को 2 बजे फ़ोन करो, बुरे काम में आप जगे हुए को भी हमको फ़ोन मत उठाना। बस हमारा यही है, क्योंकि आज का यूथ है, वो मैं देखता हूँ मेरे पास भी आते हैं फ़ोन कि आज मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आज मैं ट्रिपल सीट था, आज मैं हेलमेट नहीं पहना। आज मैं खुद की बात करता हूँ, मैं टू व्हीलर लेके निकलता हूँ, मैं बिना हेलमेट के नहीं निकलता हूँ। क्यों? कि आज मैं नहीं फ़ॉलो करूँगा, तो मैं दूसरे को क्या बोलने लायक रहूँगा। दूसरी चीज़, यूथ क्या आज अलग-अलग जगह की, जैसे आप हरियाणा की, पंजाब की, अलग-अलग स्टेट की यूथ है। कई यूथ आज ड्रग्स में ये सब में खराब हो रही है, अलग-अलग टाइप के नशे कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ों से दूर रखने के लिए पार्टी कहीं न कहीं एक्टिविटी लाती है कि हम उनको जोड़ें। वो हमारे साथ आज 1 बार आएँगे, 2 बार आएँगे, अगर हम उनको आज रिक्वेस्ट करके बुलाएँगे। तीसरी बार वो खुद आएँगे, चौथी बार वो सीखेंगे कि देश क्या है, हम देश के लिए क्या है, और हम जो कर रहे हैं वो चीज़
कितनी हानिकारक है खुद के लिए भी, खुद के परिवार के लिए, और खुद के देश के लिए। तो ये समय-समय पर पार्टी प्रोग्राम्स लाती है, तरह-तरीके के योजनाएँ लाती है कि हम यूथ को इकट्ठा करें, यूथ के साथ में कम्युनिकेशन करें। आज मैं किसी से मिलूँगा, आज मान लीजिए मैं किसी से भी मिलता हूँ, किसी नए व्यक्ति से, वो मेरे को मिलते हैं, तो नाम पूछते, पहले हम एक-दूसरे का इंट्रोडक्शन करते, फिर वो पूछते कहाँ से हो, बोलते हैं मैं फलाना-फलाना जगह से हूँ। फिर पूछते क्या करते हो, बोलते हैं मैं ये जगह पे हूँ। और बाय चांस अगर हम एक ही ऑक्यूपेशन, एक ही जगह से आते, जैसे मान लीजिए मैं टेक्सटाइल से हूँ, मेरे को सामने वाला टेक्सटाइल से, तो कहीं न कहीं वो हमारा कम्युनिकेशन पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन वो हमारे बिज़नेस को भी बीच में ले आया। तो हम कहीं न कहीं एक-दूसरे के काम आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये सब चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन की बात है और अच्छी सोच और अच्छी नीयत की बात है। पार्टी ने आज इतनी-इतनी सोच रखी है युवाओं के लिए, कि युवा हमारा आज जिस दिशा में जा रहा है, उसको वहाँ से रोक के अच्छी राह पे लाए। और आज कई युवा, मेरे भी कई ऐसे पहचान में हैं, जिन्होंने कम एज में अच्छी खासी प्रोग्रेस की है और अब धीरे-धीरे वो लोग आने वाले 4-5-6 महीने में पार्टी जॉइन करेंगे, पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे वो लोग। तो ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं अपने आप। तो जिस हिसाब से आपने अभी बोला ड्रग्स के रिगार्डिंग बता रहे थे आप, तो अगर मैं रेशियो की बात करने जाऊँ, क्योंकि आप कैसा है, आप टोटली इसमें ऑन ग्राउंड जुड़े हुए हो, तो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो मालूम है कि किस हिसाब से क्या चल रहा है। ड्रग्स हो गए, फिर जो अलग-अलग टाइप के जो होता है, अल्कोहलिक आप बोल लो, वो हो गए। तो जो नशेली पदार्थ है, जो नशे हो गए, उसकी साइड में जो झुके हुआ यूथ है, तो आपके हिसाब से अभी कितना परसेंटेज यूथ है जो वो गलत साइड में जा चुका है? और उनको अगर लाना, अब आप जैसे वापस अगर करना हो, तो बीच में ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट होर्डिंग्स लगा के रखते हैं कि वो लोग केंद्र बना के रखते हैं, नशा मुक्ति केंद्र। तो और वो नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं और कर रहे हैं। बट अगर मैं और चीज़ों की बात करने जाऊँ, तो आपकी पार्टी और ऐसे कौन से इनिशिएटिव लेके आई है, जिससे जो यूथ अपने ओरिजिनल वे से भटक चुका है, जो नशे की तरफ ज़्यादा झुक चुका है, उनको वापस ऑन द बैक ट्रैक लाके कैसे सोसाइटी के अंदर वो हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ का गाइडेंस मिलता हो? देखिए, ये सब चीज़ें तो आज सरकार कड़क हो रखी है ड्रग्स के मामले में, ये सब के मामले में, क्योंकि आज युवा इसमें खराब हो रहा है, तो अपना देश ही खराब हो रहा है। सरकार ने इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोल के रखे हैं हर जगह। दूसरी चीज़ कि सरकार ने इसके लिए कड़क कायदे बनाए कि कोई भी इसमें पकड़ा जाता है, नशा करने वाला हो, नशा करवाने वाला हो, तो उसको आज कड़ी से कड़ी सज़ा का करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको कहीं न कहीं। उसकी पूरी एज, जो यूथ बोलते हैं ना कि हम यूथ है आज, ये एक तरीके से बोलते हैं ना कि जेन ज़ी जनरेशन, हुँ, हुँ। कि वो स्वैग कि भई आज ड्रिंक करेंगे तो हम अच्छा लगेगा, आज हम स्मोक करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये सब अच्छा लगने के लिए नहीं है, ये सब चीज़ें खुद को खराब करने के लिए, खुद के परिवार को, खुद का पैसा खराब करने के लिए। तो आज सरकार ने इतने कड़क नियम लेके आ गई है ये सब चीज़ों के पीछे, कि कोई अगर पकड़ा जाता है ना इसके अंदर, पकड़ती है सरकार, कितने करोड़ों के ड्रग्स पकड़ती है। तो उसमें कहीं न कहीं कोई पकड़ा जाता है, तो उसको जेल की सज़ा होती है, कई तरह-तरह के उस पे मुकदमे लगते हैं। तो उसकी पूरी जो वो जो ऐज की जो जनरेशन, जैसे मान लीजिए 25, 30, 35 की जो भी यूथ होते हैं, तो उनका सज़ा काटने में टाइम चला जाएगा, फिर उसको रियलाइज़ होगा यार मैंने मेरा टाइम खराब कर दिया। तो आज सरकार ये सब चीज़ों का खुलकर बोल रही है कि नशा मुक्ति केंद्र है, ठीक है, किसी से गलती हो जाती है, किसी की संगत ऐसी होती है कि उस वजह से वो नशे में पड़ जाते हैं। आज मेरे ग्रुप में कोई नहीं है ऐसा कि जो नशा करता हो। क्यों? क्योंकि आज अगर एक आदमी हमारे में से ऐसा निकल गया, तो वो दूसरे को लगाएगा, तीसरे को लगेगा, क्योंकि बुरी चीज़ फैलते हुए टाइम नहीं लगता है। अच्छी चीज़ को बहुत टाइम लगेगा, बुरी चीज़ तुरंत विथिन अ सेकंड इंसान ऐसे सोचेगा चल ना ट्राई करके देखते हैं, क्या हो जाएगा? कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। ट्राई में लत लग जाती है। तो वो सब चीज़ों को सरकार ओपनली बता रही है कि इसके ये कायदे बन रखे हैं, इसके ये मुकदमे लगेंगे। तो यूथ को खुद को सोचना है कि हमें कुछ टाइम की एन्जॉयमेंट के पीछे अपनी पूरी ऐज खराब करनी है, जो ऐज हमको कुछ करने की है, या ये सब चीज़ें से साइड होकर परिवार के लिए, खुद के लिए या इस देश के लिए कुछ करना है। वो सब चीज़ें खुद को भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आज 20 साल की उम्र के बाद में सबको समझ में आ जाता है कि मेरे को किस लाइन पे जाना है, क्या करना है, किस ट्रैक पे जाना है। तो इतनी समझ तो खुद में होनी चाहिए, बाकी सरकार अपना काम कर रही है अपनी जगह। तो अभी जिस हिसाब से यूथ को, जो पर्टिकुलर पार्टीज़ है, वो यूथ विंग के अंदर ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जॉइन हों उसमें, ठीक है? ताकि जितना ज़्यादा यूथ पॉलिटिक्स के अंदर जॉइंट होगा, जितना ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा कहीं न कहीं कंट्री को ग्रोथ करने के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। बट अगर पूरे दिनचर्या की बात करने जाएँ,
एक अगर मैं बोलूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जॉइंट होने के बाद, अगर मैं आपके ऊपर बात करूँ कि आपका पूरा दिन है, वो पॉलिटिकल पार्टी में कैसा रहता है? आपका किस हिसाब से पूरे दिन का जो भी शेड्यूल रहता है, वो किस हिसाब से जाता है? तो आप थोड़ा-सा बता पाएँगे कि किस हिसाब से उसके अंदर आपका पूरा दिन है, वो आप इन्वॉल्व हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि हाँ, मेरा पूरा दिन निकल गया और मेरे इतने पर्टिकुलर अलग-अलग चीज़ें हैं, वो इसमें कवर अप हुई है आज पूरे दिन में? उसमें ऐसा होता है कि ज़्यादातर हमें पहले से पता चल जाता है कि आने वाले प्रोग्राम क्या है पार्टी के, या क्या रैली है या क्या। और ज़्यादा टाइम इलेक्शंस के जो होते हैं, महीना, डेढ़ महीना जो भी होते हैं, चाहे सांसद के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे कॉर्पोरेशन के हो, चाहे पंचायत के हो, उसमें महीना, डेढ़ महीना हमारा पूरा हमें देना होता है। तो उस टाइम हमें पता नहीं चलता कि हम कब उठते हैं, कब सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में खुद में एक लगन है। आज मैं चाहूँ, तो मैं लेट से जा सकता हूँ 12 बजे इलेक्शंस के टाइम पे। कि ठीक है, कैंडिडेट जो है वो करेगा अपना काम, कार्यकर्ता है वो करेंगे प्रचार। मेरा एक एक के जाने से क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा स्पेशल तो होगा नहीं कि मेरे को देख के एक्स्ट्रा वोट मिल जाएँगे। वोट तो पार्टी को मिल रहे, कैंडिडेट को मिल रहे। लेकिन मैं सुबह अगर 7 बजे उठ जाऊँ, तो मेरे को पता नहीं चलता कि कब रात की 12 बज गई। 12 बजती तब भी हमें ऐसा लगता है कि अभी भी और 2 ढाई घंटा लगेगा। डेढ़ 2 बजे तक हम घर जाते, खाना-वाना खाते, थोड़ी देर सोते, उतने में वापस अलार्म बज जाता है या किसी का फ़ोन आ जाता है कि 7 बज गई भई उठो। तो इसमें ऐसा होता है कि दिन चालू होता है हमारा सुबह 7:30 से 8 से 9 से अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग इलेक्शन के टाइम पे। ऐसे समझ लीजिए, लोग बोलते हैं कैंडिडेट सो नहीं पाता है। कैंडिडेट तो एक बार सो जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता नहीं सो पाते। क्यों? एक कैंडिडेट तो चुनाव लड़ रहा है, लड़वाने वाले तो कार्यकर्ता है पीछे। वोट तो कार्यकर्ता दिलवाएँगे, प्रचार तो कार्यकर्ता करेंगे। बाकी जो चुनाव लड़ रहा है वो तो कहीं न कहीं सोएगा, 2 घंटा, 4 घंटा। मैं ये नहीं कहता उसको आराम है, लेकिन जो कार्यकर्ता है, आज मैं हूँ, आज लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए। ये तो बहुत बड़े चुनाव हैं। इसके अंदर नेता चाहे तो भी नहीं सो सकता, क्योंकि इतना स्ट्रेस रहता है। बाकी जो छोटे-मोटे इलेक्शंस होते हैं, कॉर्पोरेशन हो गए, पंचायत के हो गए, कोई भी इलेक्शंस हो गए, ये सब में थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमारा काम किया हुआ रहता है। और जितनी बड़ी आज जनता का जो एरिया होता है, उतना ज़्यादा हेडेक होता है कि जगह-जगह जाना पड़ता है। आज गणेश चतुर्थी चल रही है, नवरात्रि चल रही है, होली, दिवाली आती है, तो हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि, हमारा संगठन वार-त्योहार लोगों से कम्युनिकेशन करता है, जाके मिलते हैं, गणेश जी के दर्शन करते हैं, नवरात्रि में माता जी के दर्शन करते हैं। ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन की बात है। बाकी इलेक्शन के टाइम पे तो पूरा टाइम देना पड़ता है, और ये सब चीज़ें हमको आगे से देख के सीखने मिलती है। हमारे नेता, जो हमारे सांसद हैं, सी आर पाटिल साहब, हमारे विधायिका लिंबायत विधानसभा के संगीता बहन, एक लेडीज़ होके वो इतना टाइम देती है पॉलिटिक्स के अंदर कि आप मान नहीं पाओगे। मैं खुद एक बार पैर मेरे दुखने लग जाते, लेकिन वो इतना चलते, हम उनका आधा भी नहीं चल पाते। हम तो अपने एक एरिया में सीमित हो जाते हैं कि चलो ये एरिया है, ठीक है, हमारा ये विस्तार है, इधर हमको प्रचार करना है, इधर हमको ये करना है। उनको तो पूरी विधानसभा, पूरा महानगर, पूरा स्टेट, ये सब जगहों को प्रवास करने होते हैं। हुँ, हुँ। इतनी-इतनी मीटिंग्स होती है। आज वो लोग सूरत में है, तो कल उनको गांधीनगर होना पड़ता है, परसों उनको दिल्ली होना पड़ता है, फिर वापस सूरत आना पड़ता है। ये सब चीज़ें कॉमन आदमी नहीं कर सकता। ये खुद के अंदर पेशेंस होता है, खुद के अंदर एक होता है कि हाँ, मेरे को करना है कुछ। कुछ मेरे को मेरी पब्लिक के लिए, मेरी जनता के लिए कुछ करना है, तभी वो इंसान कर पाता है। आज मैं ये नहीं कहता कि मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, लेकिन मैं जितना टाइम देता हूँ, तो मेरे खुद खुद मेरे नेताओं को देखकर, मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको देखकर मैं ऐसे सोचता हूँ, यार इतनी ताकत लाते कहाँ से? क्या खाते हैं ये लोग? खाते वो भी रोटी-सब्जी है। कोई ऐसा नहीं कि उनको कोई अलग बस अंदर से एनर्जी एक अलग रहती है, एक अंदर पर्टिकुलर हाँ, डेडिकेशन। बस हाँ, डेडिकेशन वाली बात है, बाकी और कुछ इसमें स्पेशल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज मैं भी अगर चाहूँ 2 दिन रुक के बैठ जाऊँ, यार क्या करना, छोड़ना, कुछ नहीं पड़ा ये सब चीज़ों में। लेकिन ये सब चीज़ें डेडिकेशन वाली है, खुद के ऊपर है कि खुद का कितना इंटरेस्ट है। और प्रतिनिधि बनने के बाद में, संगठन में कोई जवाबदारी मिलने के बाद में, वो और ज़्यादा अपने कंधे पे जवाबदारी आ जाए। एक कार्यकर्ता के ऊपर तो जवाबदारी रहती है, लेकिन एक प्रतिनिधि के ऊपर, संगठन के ओहदेदार होने के नाते, वो जवाबदारी दोगुना हो जाती है। वो जवाबदारी ये हो जाती है कि हमें जनता को सँभालना है, साथ में हमें कार्यकर्ताओं को सँभालना है। तो ये दोनों जवाबदारी निभाने के लिए बहुत इसमें पेशेंस चाहिए, और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान तो इसमें चल नहीं सकता बिल्कुल। वो तो हाथ-हाथ हो गया कुछ भी बोलते हुए बोलते सामने भग शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान बिल्कुल नहीं चलता इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा शांत स्वभाव वाला, ठीक है, सबका अपना-अपना स्वभाव होता है, सबको गुस्सा आता है। ये सब चीज़ों में कोई कुछ भी बोल जाएगा, मज़ाक में कर जाएँगे, वो सब चीज़ों को मन पे नहीं लेके लेट गो करके आगे चलना चाहिए। तो कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस होते हैं या जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, कभी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आप उनके पास अप्रोच करने गए हो या उनसे बात करने गए हो और कहीं न कहीं आपको ये लगा हो कि यार बंदा बहुत घमंडी है। ऐसा घमंड है, अपनी पोज़ीशन का घमंड लेके बैठा है कि यार मैं ये पोज़ीशन पे हूँ, मैं तुमसे बात क्यों करूँ कर।
नहीं, देखिए आज तो सूरत की बात करता हूँ मैं आपको। सूरत के अंदर आज हमारे जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय मंत्री है, माननीय सी.आर. पाटिल साहब, उनके ऑफ़िस पे हमारे विधानसभा की लिंबायत के विधायक है, संगीताबेन पाटिल जी, उनके ऑफ़िस पे कभी भी आप चले जाओ, आपको कभी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि क्या काम किया है। आप जाके सिर्फ़ काम बोलो, और काम वो नहीं हो फिर आपको फ़ॉलो-अप होता है। आपको ऑफ़िस से फ़ोन आता है, काम हो गया आपका, नहीं हुआ, किस कारण से अटक रहा है, वो डॉक्यूमेंट की वजह से अटक रहा है, ये डॉक्यूमेंट वापस जमा करवा दीजिए, काम हो जाएगा। तो मेरे को तो कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैं देखता हूँ नेता से ज़्यादा वहाँ पे जनता होती है। आज नेता वहाँ पे इतने नहीं मिलेंगे जितनी जनता मिलती है हमारे विधायक, हमारे सांसद के ऑफ़िस पे, अपना-अपना काम लेकर। उनके काम होते तभी लोग आते हैं। आज 2 जनों का काम होगा तो जाके 4 जनों को बताए, तो काम होता है तभी लोग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें होती होगी, कहीं न कहीं होती होगी, लेकिन मेरे ध्यान में, मेरे सामने तो आज तक नहीं आई है। मैं जिन-जिन नेताओं से मिला हूँ हमारे पार्टी के सीनियर लीडर से, किसी के ऐसे आज युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनसे मिलते तो वो सामान्य कार्यकर्ता के घर जाके खाना खाते हैं। किसी कार्यकर्ता को ऐसा पता भी नहीं होता है कि हमारे बीजेपी की यूथ विंग के स्टेट के लीडर हैं और ये घर आके खाना खा के चले गए। उनकी फ़ोटो डलती है, फिर बाद में उनको पता चलता है, उनको बताते हैं हमारे लीडर कि आपके घर पे ये आए थे या आ रहे, वो बताते ही कि आ रहे, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना फिर भी उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि आज उन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है कि कौन क्या जवाबदारी पे, कौन क्या पोस्ट पे। लेकिन आज आप सोचो ये सब चीज़ें हमारी पार्टी में है, क्यों है? क्योंकि हमको ग्राउंड से उठ के आई है आज हमारी पार्टी, सीधा नहीं आई है, किसी की हमको जागीर नहीं मिली है कि बैठकर हमको शासन मिल गया। काम कर कर आई है, लोगों के सपोर्ट से आई है, लोगों के वोट से आई है, लोगों के काम करके आई है, और आगे भी ये चलता रहेगा। तो अगर मैं 3 पार्टीज़ की बात करने जाऊँ, जो मेजर कंटेंडर अभी सब चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस और आप। आपने बीजेपी इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपको लग रहा था कि यहाँ से पर्टिकुलर यूथ के लिए डेवलपमेंट है, पार्टी कुछ देश के लिए अच्छा कर रही है। बट कई लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी चीज़ बोले, कोई भी पर्टिकुलर पार्टी अगर कुछ कमिटमेंट कर देती है या कमेंट्स पास कर देती है, तो बाकी 2 पार्टियाँ जो है, वो उसके अपोज़ में आके पहले खड़ी होती। तो अगर मैं पॉज़िटिव और नेगेटिव की बात करने जाऊँ, तो आपके हिसाब से एज़ यू आर इन बीजेपी राइट नाउ, आपके हिसाब से बीजेपी में ऐसा क्या प्लस पॉइंट है और बाकी पार्टी में ऐसा क्या माइनस पॉइंट है कि आपने बीजेपी को चूज़ किया कि मुझे बीजेपी के साथ आगे ऐसा यूथ विंग बढ़ना है? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यूथ विंग जो है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होता है, सपोर्ट है एक, जो उनको पार्टी को रन करने में हेल्प करती है। बट आपने बीजेपी ही क्यों चूज़ किया, बाकी 2 पार्टी चूज़ क्यों नहीं? देखिए, आपने बात की 3 पार्टी की, तो 3 पार्टी है, काहे की पार्टी है। बाकी 2 पार्टी तो एक एक तो परिवार है और दूसरा ठगीबाज है, खाली नाटक की कंपनी है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। पार्टी सिर्फ़ एक ही है, पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लोगों की पार्टी एक ही पार्टी है, जनता की आवाज़ एक ही आवाज़। यूथ विंग की बात, तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में 60 से 70% यूथ है, बाकी जो हमारे हैं वो सीनियर लीडर्स हैं, एज वाले हैं, 60 प्लस से 65। बाकी आप कांग्रेस में देखिए, उधर 55 50-50, 55-55 साल के लोग अपने को युवा बताते हैं कि हम युवा हैं, हम युवा की आवाज़ है। और आज आम आदमी देख लीजिए आप, मेरे को बात नहीं करनी है ये सब चीज़ों पे, लेकिन आपने सवाल पूछा इसलिए बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी है, उसका यूथ विंग है कहाँ? उसके यूथ ही उसकी विंग है, उसकी विंग ही उसकी यूथ है, बाकी और कुछ नहीं है उसके अंदर। वो गिनती की एक आधी कोई सीट जीत जाते तो उनको ऐसा होता, हाँ, हम जीत गए, लेकिन वो सब चीज़ें खाली गुमराह करके करने वाली बात है। वो बोलते हैं ना कि अ, तुक्का एक बार लगता है, बार-बार नहीं लगता। तुक्के वाली बात है उनका, दोनों एक, ये समझ लीजिए एक बाप है तो दूसरा बेटा है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि बीच में जैसे होता है कि मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट किसी के साइड में जाके बोल रही है कि आओ हमें सपोर्ट करो, या फिर कभी ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट हुआ हो कि नहीं ये पीएम बनेंगे बीजेपी में से, ये नहीं बनेंगे, कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, न्यूज़ के ऊपर भी आता है कि बीच में पूरा संगठन बना था, तब सब बोल रहे थे कि हम पीएम बनेंगे, ये पीएम बनेंगे, ये पीएम बनेंगे, सब अपने आप को दावेदार बता रहे थे कि हम पीएम के दावेदार हैं। बट अगर मैं क्वालिटी ऑफ पीएम की बात करने जाऊँ, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर है और बाकी अगर कोई आके पीएम बनने की कोशिश करता है कोई और पार्टी में, तो उनके अंदर वो चीज़ है भी नहीं और ना कभी किसी में हो सकती? देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज उन्होंने फैसला नहीं लिया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। पार्टी के संगठन ने, पार्टी के आला कमान ने फैसला लिया, और ये फैसला हमेशा से ऐसे ही होता है। किसी को भी कोई जवाबदारी देनी है तो पार्टी देती है, संगठन देता है, कोई ऐसा नहीं बोलता कि मेरे को बनना है, मेरे को बनाओ, उसको बनना है, उसको बनाओ। ये सब फैसले हमारी पार्टी में पार्टी स्वयं लेती है, पार्टी की कोर कमेटी होती है, वो बैठकर फैसला लेती है।
किसको टिकट देना, किसको क्या बनाना। और आज नरेंद्र मोदी जी आज हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर रखे गए, उन्होंने गुजरात मॉडल तैयार किया। उसके पीछे-पीछे आज दूसरे स्टेट कॉपी करने लग गए कि हम भी अपना रोल मॉडल तैयार करेंगे अपने स्टेट का। तो कहीं न कहीं गुजरात के अंदर उन्होंने ऐसा काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी में रहकर उन्होंने संगठन का काम किया, फिर मुख्यमंत्री बने वो। तो पार्टी को कहीं न कहीं लगा कि ये देश को आगे ले जाने का काम इनमें है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पिछले 20-30 साल में मेरी नॉलेज में है तो ज़्यादा टाइम, 20-30 साल में ऐसे प्रधानमंत्री नहीं आए और ना आगे आएँगे। ये जो अभी मोदी जी कर रहे हैं आज देशवासियों के लिए, चाहे कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, मोदी जी आज सबके लिए एक समान सोचते, सबके लिए एक जैसा सोचते कि मेरी जनता का कैसे फ़ायदा हो, मेरे देशवासी कैसे खुश रहें। तो वो सब चीज़ें पार्टी डिसाइड करती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको संगठन में क्या जगह देनी है। काम करना अपने हाथ में है। आज मेरे को अगर पार्टी बोल दे, देखो फलाना जगह हम लोग जवाबदारी देते हैं, जवाबदारी मिल गई। मैं खाली जाके फ़ोटो सेशन कर लूँ, हाँ, मेरे को जवाबदारी मिल गई, मैं बैनर लगवा लूँ, पोस्टबाज़ी कर लूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं काम नहीं करूँगा, तो मेरे को आज नहीं तो कल आउट होना ही पड़ेगा, मैं खुद आउट हो जाऊँगा। मेरे को कोई करने नहीं आएगा, मेरी कामगिरी देखकर लोग बोलेंगे, क्यों जगह खाली वो लेके बैठा है, काम करने वाले को आगे आने दे तू। ये सब चीज़ें हमारी पार्टी में है कि काम करो तो रहो, तो जवाबदारी आप स्वीकारना, काम नहीं होता तो जवाबदारी मत लो आप। क्योंकि उसके बाद में जब उतरना पड़ता है ना जवाबदारी से, तो जो दर्द होता है ना एक नेता को, वो दर्द एक बाप को अपने बेटे की लगने से नहीं होता, जो कुर्सी का दर्द होता है। ये सब चीज़ें एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि काम करो, जवाबदारी लो, ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है। मतलब है कि कहीं न कहीं आपका बोलने से वो एक तो हो ही गया है कि हर किसी को एक कुर्सी की चाह तो रहती ही है कि रहती कुर्सी। है आज पॉलिटिक्स में, आज कोई भी हो, आज 2 दिन पुराना आदमी हो, उसको भी दूसरों को देखकर ऐसा लगता है यार मेरा एमएलए इतना पावरफुल है, आज सब उसके आगे-पीछे घूम रहा है, आज मेरा सांसद इतना पावरफुल है, आज मेरा मुख्यमंत्री इतना पावरफुल है। पावरफुल नहीं है वो काम करके पावरफुल बने और पावरफुल जगह है वो। आज मैं हूँ, आज मैं पावरफुल नहीं हूँ, आज मैं मेरे पीछे से पार्टी का लेवल हट जाए, तो मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ, कोई मेरे को पूछेगा नहीं। वो मेरे को ये नहीं पूछेगा कैसा है? हाँ, ठीक है, व्यक्तिगत मेरे साथ जो बैठते, वो ज़रूर चलो बैठ के कोई बातचीत कर ले, बाकी आज मेरे को मेरी पार्टी से जो पहचान है, वो पहचान अगर मेरे पीछे से हट जाए, कोई पूछने वाला नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें होती है, सबको होती है, चाहत होती है कि मैं इस पोज़ीशन पे जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो लड़ूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ। लेकिन ये सब चीज़ें सीमित होती है, सीट्स कम होती है, जवाबदारी कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं और हमारी पार्टी में तो रिकॉर्ड टूट गया, इतने कार्यकर्ता जुड़े हैं। पिछले 10 साल, 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतने कार्यकर्ता जुड़े हमारे साथ। तो सबको कहीं न कहीं जवाबदारी देती है पार्टी। आज हमारी पार्टी में बूथ प्रमुख जो जवाबदारी निभाता है, इन तरीके से आप समझ लो पार्टी का वो एक स्तंभ है, बूथ प्रमुख। आज अगर बूथ प्रमुख हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो पार्टी को वोट कहाँ से मिलेंगे? पार्टी का प्रचार कौन करेगा? ग्राउंड लेवल पे। आज मैं हूँ, तो आज मेरे सोसाइटी में मैं अगर खुद नहीं करूँगा कोई काम, तो कौन वोट देगा मेरी पार्टी को? आज मैं अगर मेरे एरिया में काम नहीं करूँगा, तो कौन वोट देगा? मैं नहीं, एक जनरल एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि बूथ प्रमुख की इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारी पार्टी में। जितनी इम्पोर्टेंस एक प्रधानमंत्री की, एक मुख्यमंत्री की, एक सांसद की, एक विधायक की, एक प्रतिनिधि की, एक जवाबदार इंसान की होती है, उतनी इम्पोर्टेंस हमारी पार्टी में बूथ प्रमुख की होती है, कार्यकर्ता की होती है। क्योंकि इसमें हमारे में पता ही नहीं चलता कब हमारे पीछे बैठा हुआ आदमी कब आगे जाके बैठ जाता है और कब आगे बैठा हुआ आदमी हमारे साथ में आ जाए। सब काम-काम की बात है। लोग बोलते समय-समय की बात है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में काम-काम की बात है। जो जितना काम करेगा, पार्टी की नज़र होती है। मेरे को ऐसा नहीं जाके बताना पड़ेगा किसी नेता को कि मैंने एक काम किया, या कोई नेता जाके बताता होगा दूसरे नेता को मैंने एक काम किया या उसने एक काम किया। सबकी नज़र रहती है। छोटे-छोटे कार्यकर्ता भी जो करते काम ग्राउंड लेवल पे, सब पे नज़र रहती है सबकी कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितना दिखावा कर रहा है और दिखावे का काम चलेगा नहीं। दिखावे वाला थोड़ा-सा काम करेगा, अरे हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, सर दुख रहा है। और काम करने वाला ना काम कर जाएगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा किसी को कि क्या काम कर आज मेरे पापा की बात ले लेता हूँ। पापा सोशल मीडिया बिल्कुल ना के बराबर यूज़ पापा की सोशल मीडिया मेरा छोटा भाई यूज़ कर। तो आज का टाइम है सर सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया में कहीं न कहीं देखो हमको अपना काम दिखाना पड़ेगा, ये आज की रियलिटी फैक्ट है। तो आज कोई पापा अगर किसी का कोई काम करते हैं, हमारे एमएलए को बोलकर कोई काम होता है, तो वो जब तक हम सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे, जिसका काम हो उसको पता है, जिसने काम किया उसको पता है। लेकिन दूसरों को कैसे पता चलेगा? आज मान लीजिए कोई एबीसी है, बी का काम हो गया, सी ने कर दिया, ए है उसको कैसे पता चलेगा और ए को खुद को काम है। ये अपने पास कब आएगा जब उसको पता चलेगा ये काम अपना हो सकता है। तो सोशल मीडिया
ज़रूरी है अपनी जगह। मेरे पापा बहुत पुराने टाइम से जनसंघ के टाइम से पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले नाम जनसंघ था, तो उस टाइम से पार्टी में जुड़े हुए हैं। बहुत काम किया उन्होंने, ग्राउंड लेवल पे काम किया, आज भी कर रहे हैं काम ग्राउंड लेवल पे, कि जो पार्टी का मुख्य जो काम आता है कि जनता को जोड़ के रखना, वो बूथ प्रमुख का काम है, वो शक्ति केंद्र का काम है, वो संगठन का काम है। वो काम करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन काम इतना करते हैं, तो नेता उन पे नज़र रखते हैं कि कौन काम कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया एक ज़रिया है दूसरे तक पहुँचाने का, कि अगर उसका भी कोई काम हो, तो वो अपने पास आ सके कि भैया मेरा काम है, आप कुछ करवा सको तो करवाओ ना। किसी का राशन कार्ड बनवाना हो, भैया मेरा काम है करवाओ ना। ये सोशल मीडिया उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। मैं तो मेरे पापा को बोलता हूँ, पापा बोलते हैं काम करने का अपने को। मेरे पापा को बिल्कुल लालच नहीं है कि मेरे को ये मिल जाए। अगर लालच होता तो कब के कुछ ना कुछ जगह ले लेते कोई, क्योंकि उन्होंने काम किया है, और उस टाइम पे काम किया जब पार्टी में कार्यकर्ता नहीं थे। चाहते तो उस टाइम पे जवाबदारी माँग के ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, मेरे को पहले काम करना है। काम करो, फल की अपेक्षा मत करो। वही चीज़ मेरे अंदर है कि काम करूँगा, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कहीं न कहीं तो मेरे को फल मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में मिले। मैं आज ये नहीं कहता मेरे को बड़ी जवाबदारी चाहिए, छोटी जवाबदारी है मेरे पास। मेरे को पार्टी ने कम एज में, कम से कम नहीं करते 5 से 6 जवाबदारी दे चुकी है। टाइम टू टाइम मैंने जवाबदारी पूरी की, तब जाके मेरे को छठी जवाबदारी दी है आज। आज मेरी ये छठी जवाबदारी भी, ऐसे देखने जाओ तो 3 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये सब चीज़ें काम के ऊपर डिपेंड करती है, और अपने नेता सब देखते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अपना काम करते जाओ, देखने वाला देख रहा है, बाकी दिखावेबाज़ी, ये शोशेबाज़ी, ये सब का कोई काम नहीं है। मेजर ऑफ तो यही हो गया है कि आजकल सोशल मीडिया को गलत वे में भी यूज़ करते हैं, हाँ। कि शोबाज़ी करना उसके ऊपर जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर बोलते नहीं आजकल मिसगाइडेड जो कंटेंट होता है, ये लोगों को मिसगाइड कैसे कर सकते हैं, वो टाइप के कंटेंट पोस्ट करते हैं। कैंपेन्स चलती है सोशल मीडिया के ऊपर। बीच में अब मेरे को ना गाना याद नहीं है कौन-सा था, कांग्रेस पार्टी का था, और हाँ, कांग्रेस पार्टी का ही कुछ गाना भी था। बट काइंड ऑफ कैसा है कि कहीं न कहीं एक जो लोगों को भटकाने का होता है, वो भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, और अगर किसी को जागरूक करना है, उसका भी काम सोशल मीडिया से ही हो रहा है। बट अगर मैं सोशल मीडिया को सही वे में यूज़ करने की बात करने जाऊँ, तो आपके हिसाब में सोशल मीडिया का पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सही यूज़ और सही काम किस वे में हो सकता देखिए, हमारे पार्टी का पेज बना हुआ है प्रदेश लेवल का और राष्ट्रीय लेवल का। बीजेपी दिल्ली बोलकर, बीजेपी गुजरात बोलकर, वैसे अलग-अलग स्टेट का, बीजेपी राजस्थान, बीजेपी हरियाणा, बीजेपी छत्तीसगढ़, बीजेपी उत्तर प्रदेश। उस पेज से मात्र किसी नेता की पोस्ट नहीं होती है, सिर्फ़ नेताओं की पोस्ट नहीं होती, उस पे होती है कि हमारे पार्टी की जो भी योजनाएँ हैं, टाइम टू टाइम उस पे पोस्ट होती है। वो पोस्ट हमको शेयर करनी होती है, हम अपने पेज पे शेयर करते हैं, अपने आईडी पे शेयर करते हैं। कि वो पोस्ट, क्योंकि आज हर कोई है, वो हर कोई बीजेपी गुजरात को फ़ॉलो नहीं करता है। तो लोगों को नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टी इतना भी रखती है, कि इतना सोशल मीडिया का यूज़, लोगों को ऐसा है कि रील-वील बना लो बस हो गया। लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टी भी सोशल मीडिया का अच्छा खासा यूज़ कर रही है। तो हमारी पार्टी में कोई भी योजना होती है, वो उसके पेज पे डालते हैं। हम लोग उसको शेयर करते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट पे लगाते हैं, स्टोरी पे लगाते हैं, हाइलाइट्स पे लगाते हैं। ये सब चीज़ें हमारी पार्टी ने अच्छा यूज़ किया है सोशल मीडिया का। मात्र हाँ, ठीक है, सब अपनी-अपनी, जैसे मेरी सोशल मीडिया है तो मैं अपनी पब्लिसिटी करूँगा, लेकिन साथ में मेरी सरकार का, मेरी पार्टी का जो भी काम है, जो सरकार ने योजनाएँ बनाई है जनता के लिए, वो भी मेरी आईडी से मैं डालूँ। तभी उन लोगों को पता चलेगा ना कि आज ये काम कर रहे हैं और ये योजना हमारे लिए है। और आज देखिए, कुछ लोग तो ना ऐसे रह जाते हैं आलस-आलस में कि कौन ये योजना का लाभ लेगा, छोड़ो ना, कौन लाइन में लगेगा। है? अरे! सरकार ने आपके लिए योजना निकाली है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अमीर, गरीब, छोटा-बड़ा, कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है। योजना देशवासी के लिए, हाँ, सब लाभ उठाओ। लेकिन वो सब आप खुद पर डिपेंड करते हैं कि कोई सोचता है यार लाइन में नहीं लगना मेरे को, कोई सोचता है छोड़ना है यार, क्या करेंगे वहाँ जाके। फिर बाद में पता चलता है कि यार काश ये योजना ले ली होती। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे। तो जिस हिसाब से अभी रेवोल्यूशन आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी रेवोल्यूशन ला रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी काफ़ी कुछ इंडिया को ग्रो करने के लिए रेवोल्यूशन ला रहे हैं। तो एज़ यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के अंदर आप काफ़ी, जिस हिसाब से आपने बताया कि आप काफ़ी अर्ली एज से टेक्सटाइल के अंदर भी जॉइन हो गए थे, और आपके फादर चला रहे थे, तो आप फादर ने नींव रखी थी, तो उस हिसाब से आप फादर को भी आपके देखते हुए आ रहे हो टेक्सटाइल के अंदर। तो अगर मैं रेवोल्यूशन और की बात करने जाऊँ, तो टेक्सटाइल के अंदर अभी अगर बात करूँ, तो किस हिसाब से क्या रेवोल्यूशन आ चुका है? टेक्सटाइल के अंदर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन तो अपन सोशल मीडिया पे बात करें तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। पुराने ज़माने में कोई सोशल मीडिया नहीं था। सब फेस टू फेस की जाके काम कर लिया, आ गए, बस इतना। कम्युनिकेशन का जो शॉर्टेज था,
वो अब हट चुका है। आज मैं इधर बैठकर आज मैं दूसरे स्टेट में, दूसरे जगह पे, दूसरी सिटी पे, दूसरे देश में व्यापार कर सकता हूँ। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फैक्टर एक तो ये है। दूसरी चीज़ कि डिजिटलाइज़्ड, सब चीज़ डिजिटलाइज़्ड हो गई है, सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। आज ऑनलाइन आप देखिए ये मीशो ये सब है, ये सब व्यापार ही है, देश का ही व्यापार है, कोई ये ऐसा नहीं है कि बाहर का व्यापार है। ये सब चीज़ें रिवॉल्यूशन आया है। प्लस टेक्नोलॉजी में मशीनरीज़, जो काम पहले हाथ में 10 दिन में होता था, हैंडवर्क, एम्ब्रॉयडरी कोई भी चीज़ समझ लीजिए, 10 दिन लगते थे, वो काम आज चंद घंटों में मशीनों से पूरा हो जाता है। लेकिन वो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, मशीन्स आज इतनी महँगी-महँगी आती है। तो वो सब चीज़ें एक तरीके से देखने जाएँ तो ईज़ी किया है व्यापार को, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना हो गया है कि आज ये रिवॉल्यूशन तो आया है, लेकिन साथ में कॉम्पिटिशन 4 गुना बढ़ कर आया है व्यापार के अंदर। और मैं तो मेरे पापा को देखा कि पहले छोटा था, तो जाता था मार्केट कभी-कभार पापा के साथ छुट्टी के टाइम पे, तो पेन से, बुक से बिल बनते थे। कोई कंप्यूटराइज़्ड बिल नहीं, कोई प्रिंटर नहीं, कोई कुछ नहीं। वही बिल, वही सब कुछ। आज कंप्यूटर के बिना आपको कहीं बिल देखने को नहीं मिलेगा, डिजिटलाइज़। करेक्ट। ऑनलाइन जीएसटी पे पोर्टल पे सब चीज़ चढ़ती है। ऑनलाइन इंस्टेंट आपकी जीएसटी, परचेज़, सेल आप तुरंत लैपटॉप उठाओ, आपको कोई पूछ ले कि तूने पिछले महीने क्या सेल की, तूने पिछले महीने क्या परचेज़ की, आपको उसमें पता चल जाएगा। और बाकी पुराने टाइम में आपको पूरे पन्ने पलटने पड़ते थे, याद करना पड़ता था कि कितना किया, कैलसी में जोड़ो, फिर हिसाब करो। आज सब चीज़ डिजिटलाइज़्ड हो गई, सब चीज़ टेक्नोलॉजी में बदल गई है, तो कहीं न कहीं फ़ायदा है, काम ईज़ी हुआ है उससे। तो अभी जो ये टेक्सटाइल में रिसेंट में अभी जैसे यूएस के साथ आप बोल सकते हो कि वॉर चालू है काइंड ऑफ एक तो क्योंकि यूएस हर जगह टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि इंडिया का कपड़ा मार्केट है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यूएस के टैरिफ के कारण। तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जुड़े हुए तो कहीं न कहीं आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ रही है अभी कि टैरिफ के कारण आपको भी कहीं बैकलॉग आ रहा है या फिर किस हिसाब से ये एक सिचुएशन है कि भाई टैरिफ लगा रहे हैं, डाउन तो जा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के ऊपर वर्किंग चालू है बाय द गवर्नमेंट के उसका कुछ सॉल्यूशन निकाले करके। इसका सॉल्यूशन तो होगा, बहुत जल्दी होगा। और दूसरी चीज़, ये जो टैरिफ है, कुछ ना कुछ आता रहता है। व्यापार में एक जैसा व्यापार नहीं चलेगा, हमेशा तेज़ी, 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 हमेशा मंदी, मंदी। तेज़ी भी आती है, मंदी भी आती है। फ़र्क क्या होता है कि आज थोड़ी-सी अगर मंदी आ जाती है और उसके बीच में कुछ ऐसा टैरिफ जैसा कुछ आ जाता है, तो लोगों को मुद्दा मिल जाता है, अरे यार! टैरिफ की वज़ह से व्यापार खराब, अरे यार! अरे भाई तुम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, ये टाइम पे व्यापार चलता ही नहीं है। ये टाइम पे मंदी रहती है। कोई 12 महीने सीज़न किसी के नहीं होते, कोई व्यापार में नहीं होती है। आज कोई खाने-पीने की जगह है, वहाँ पे बारिश के टाइम पे वो खाली बैठा रहता है और आप सर्दियों में जाओ, उधर बैठने की आपको जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यूएस की वजह से या कोई टैरिफ की वजह से हमको कोई असर पड़ेगा। भारत देश आज मुख्य धारा में खड़ा है। आज भारत देश ऐसी ऊँचाई पे खड़ा है कि हम जो फैसला लेना चाहें भारत देश वो ले सकते हैं और ले रहे हैं दूसरे देशों के सामने। लेकिन ये सब चीज़ें माइंडसेट लोगों ने कर लिया, कुछ भी होता है, मंदी आ गई उसके बीच में कुछ ऐसा क्रिएट हो गया, लोग बोलते हैं अरे यार इसकी वजह से ये हो गया। हाँ, करता है कहीं न कहीं सब चीज़ें असर करती है। मैं ये नहीं कह रहा असर नहीं करती, लेकिन इतना भी असर नहीं करती जितना हम असर समझते हो उतना। आज मैं भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हूँ, मेरे को भी पता है कि तेज़ी-मंदी आती रहती है। आज मैं कल काम करता रहूँ, आज बैठा रहूँ तो मेरे को ऐसा लगेगा अरे यार काम ही नहीं है बिल्कुल। कल की तो देखो भाई कितना काम करके गए, कल के हाथ-पैर अभी तक सही नहीं हुए दुखे और अपन बात करते हैं कि भाई उसकी वजह से आज ये हुआ, वो हुआ। ये सब चीज़ें मायने रखती है अपनी-अपनी जगह, इतना नहीं रखती लेकिन। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ आई है मार्केट में कि जो जीएसटी है उसका पर्टिकुलर जो स्लैब था, वो कम हो गया है। तो काइंड ऑफ शायद तक पहले 4 स्लैब थे, अभी 2 स्लैब कर दिए गए हैं। तो उसके पीछे का मतलब मोटिव क्या है और किस हिसाब से ये थॉट प्रोसेस आया कि ठीक है, पहले 4 स्लैब थे, अभी 2 स्लैब के अंदर सेट करके रखा जाएगा? देखिए उसमें ऐसा है पहले था 5%, 12%, 18% और 28%। अब उसमें से 28 और 12 को हटा दिया गया, 5 और 18 रखा है। तो उसके अंदर कहीं न कहीं जो बेसिक नीड्स है, जैसे आपने देखा होगा शायद उसके अंदर किसानों के लिए इसमें फ़ायदेमंद है। उसके अंदर डेली यूज़ेज़ जो हम कोलगेट हो गई या कोई रेफ्रिजरेटर, एसी, ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है, सबको कहीं न कहीं फ़ायदा दिया है उसके अंदर। उसके अंदर इसलिए फ़ायदा दिया है कि आज जो जनता को ये लग रहा है कि टैरिफ की वज़ह से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा कि आज हमको राहत मिली है, आज मैं टेक्सटाइल में हूँ। 5% मेरे पे पहले भी था और अभी भी है, लेकिन मैं जो आगे से ग्रे परचेज़ करता हूँ, वो 12% था। तो कहीं न कहीं वो हमारे जो मैन्युफैक्चरर थे, जो हमारे वीवर थे, उनको कहीं न कहीं नुकसान ही था क्योंकि उनको तो हम हमसे 5 ही परसेंट मिलती थी जीएसटी
बाकी तो कोई नुकसान नहीं था। हाँ, ठीक है, वो मिलती है, वापस अप्लाई करना पड़ता है उनको, तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर उसमें कई-कई वीवर छोड़ भी देते हैं कि ठीक है, करेंगे, करेंगे, करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 5 और 18 का मतलब बीच में से जो 12% वाला था, 5 और 12 जो बीच में गैप था ना, 12 वाले को 5 पे ले आए, तो कोई इक्वलिटी रह गई। सब अब मतलब एक होता है ना कि भी कन्फ्यूज़न वाला, कि जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मेरे को प्रोडक्ट आपको सेल करना है और प्रोडक्ट की और मैन्युफैक्चरिंग बाकी है, लेकिन वो आपके थ्रू होगी। मैं 12% पेड करके आ गया। अब आप जो स्लैब में आते हो, वो 5% के स्लैब में आते हो। मेरे को तो आपको 5% में देना पड़ेगा, बाकी मेरा जो ऊपर का 7% है, वो तो मेरे गया ही, मैंने तो भर दिया। अब आप आगे बेचोगे तो आपको तो इक्वल टू इक्वल 5 टू 5% मिल रहा है। ये जो गैप था ना, इक्वल हो गया, तो इससे बहुत बड़ा व्यापार में, हर चीज़ में बूम आएगा। ये आप देख लीजिएगा दिवाली के पहले। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 15 अगस्त को ऐलान किया था कि मैं दिवाली के पहले जीएसटी की एक सौगात दूँगा, और उन्होंने 22 सितंबर से ये अप्लाई भी हो जाएगा। उसके स्लैब भी आ चुके हैं सारे, कि किस-किस चीज़ों में क्या-क्या फ़र्क है। कौन 18 में था, कौन 28 में था, कौन 12 में था, कौन 5 में आया, कौन 18 में आया। तो वो सब चीज़ें फ़ायदा करेगी, छोटे से छोटे आदमी को, बड़े से बड़े आदमी को, सबको फ़ायदा करेगी ये चीज़ें। तो अब जैसे लास्ट अपना एंडिंग में आ रहा है पॉडकास्ट के अंदर, तो आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। आपको जो आंसर देने हैं वो आपके अंदर से निकले, वो आंसर दें। कोई बनावटी नहीं चाहिए, कोई ऐसे बढ़ाने-चढ़ाने वाले नहीं चाहिए। ट्रू टू द नेचर आपको जो लगता है, आपको वो आंसर दें। डन है? स्टार्ट करें? ठीक। एक ऐसा वर्ड जो इंडियन पॉलिटिक्स है आज को, उसको डिफाइन करता हूँ। विकास। अभी आपके हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन लीडर है, वो कौन है? नो वन। अगर बीजेपी नहीं, तो ऐसी कौन सी नेक्स्ट पार्टी है जिसको आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं? बीजेपी नहीं लेकिन अगर बीजेपी को हटा दें, उसके अलावा कोई अगर और पार्टी को चूज़ करना हो, तो आप कौन सी पार्टी चूज़ करोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, कि काम ये कर रही है, लोगों का सोच रही है, देश को आगे ये ले जा रही है पार्टी, ये सरकार, तो सवाल ही नहीं उठता वो चीज़। वो आएगी नहीं आगे, कभी नहीं आई वो चीज़। एक ऐसी चीज़ जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो दूसरी पार्टी से काफ़ी अच्छा करती है। काम। एक ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि बीजेपी को सुधारनी चाहिए। बीजेपी को सुधारनी चाहिए ऐसी चीज़। देखिए, मैं तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत छोटा हूँ कि मैं अपनी पार्टी को राय दूँ। बट आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिस हिसाब से जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के जो हायर लेवल पे हो रहा है उसका नहीं, लेकिन जो आपके लेवल पे है उसमें अगर कुछ सुधार करने जैसा हो, तो आपके हिसाब से क्या सुधार करना चाहिए? सुधार, ऐसा तो कुछ मेरे दिमाग में, क्योंकि सब मेरे अकॉर्डिंग तो सब बराबर है। ओके। बिगेस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की अगर बात की जाए इंडिया में, तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अभी की जो पॉलिटिक्स है, आपके हिसाब से क्या है? एक आइडियोलॉजी है या मार्केटिंग ज़्यादा है? आइडियोलॉजी। खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बीजेपी। ओवरऑल अगर ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करने जाऊँ, सारी पार्टीज़ को मिला, तो आइडियोलॉजी ज़्यादा है या मार्केटिंग ज़्यादा है? देखिए, दूसरे लोगों की तो मार्केटिंग ज़्यादा है। मार्केटिंग मतलब वो पैसा दे-दे के प्रमोशन करते हैं, वो सब करते हैं। और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी आइडियोलॉजी, उसका काम है। ओके। सबसे ओवररेटेड इश्यू की अगर बात की जाए, कि सबसे ज़्यादा तकलीफ इंडियन पॉलिटिक्स में, वो क्या चीज़? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि कुछ भी होता है तो लोगों को ऐसा लगता है, अरे यार, ये सरकार ने कर दिया, अरे यार, ये इस नेता ने कर दिया। लेकिन ये सब चीज़ें चेन के थ्रू चलती है। आज रास्ते में कोई खड्डे होते हैं, कोई पार्टी नहीं करती, कोई सरकार नहीं करती। सिर्फ़ एक चेन सिस्टम है। ठीक है, काम होता है अपनी-अपनी जगह, लेकिन अभी की जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किसी पर्सनैलिटी के थ्रू चलती है या फिर पॉलिसी के थ्रू चलती है? पॉलिसी के थ्रू चलती है। देखो, अपने जो माइंडसेट है हमारी पार्टी का पुराना, जो हमारा मुख्य स्तंभ रखा है हमारे पार्टी के सीनियर लीडर ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन लोगों ने जो सिद्धांत बनाया पार्टी का, आज भी पार्टी उसी सिद्धांत पर चल रही है। कांग्रेस का कोई एक ऐसा लीडर पास्ट का या प्रेजेंट का, जिसको देख के आपको लगा हो कि नहीं उसने अच्छा काम किया है? अच्छा काम किया होता तो सरकार शासन में नहीं होती। पर फिर भी कोई जैसे पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बोल रहा मैं, जस्ट एक अगर पर्सन को एडमायर करना हो आपको, कि एक पर्सन के लिए कांग्रेस का हो भले ही, लेकिन उसके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट है कि ये बंदा अच्छा था, वैसा? अच्छे सब है अपनी-अपनी जगह, लेकिन वो जिस पार्टी में है वो लोग वो खराब है। मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर कोई वो दूसरी पार्टी में है, तो अगर आपको टाइम देना है, तो टाइम खराब करने क्यों दे रहे हो? इधर आओ ना, काम करो, अच्छा काम करके टाइम करो।
ओके। एक ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो बीजेपी ने लिया था, बट वो एक ऐसा डिसीजन था जिसको लेना ज़रूरी था। जीएसटी और नोटबंदी। आपके हिसाब से जो इंडियन स्टेट है, ठीक है, उसका फ्यूचर अगले 5 सालों में क्या होगा पॉलिटिक्स के थ्रू? सॉरी, वापस रिपीट। इंडियन स्टेट है, ठीक है, उनका जो आने वाला फ्यूचर है, अगले 5 सालों में, वो पॉलिटिक्स के थ्रू क्या होगा? पॉलिटिक्स के थ्रू ये जो छोटी-छोटी गाँव है, छोटे-छोटे शहर है, वहाँ तक मेट्रो की, बुलेट की लाइन्स जा रही है, तो एजुकेशन में जो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है इस शहर से दूसरे शहर जाने में, वो ईज़ी होगा। हुँ, लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा काम होगा और कुल मिलाकर के कहीं न कहीं जो सरकार विकास कर रही है, उन लोगों के जो बेसिक नीड्स है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे व्यापार हो, वो सबके लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद होगा। ओके। अभी कौन-सी चीज़ से इलेक्शन ज़्यादा जीता जाता है? सोशल मीडिया से या ग्राउंड लेवल वर्क से? ग्राउंड लेवल वर्क से, लेकिन सोशल मीडिया अपनी जगह रखता है, लेकिन ग्राउंड लेवल वर्क प्रायोरिटी। ठीक है। अभी आपसे जो पूछूँगा उसका रोक-ठोक जवाब देना आपको, ठीक है? जो है वही बोलना है, जो आपके माइंड में हो वही चीज़ निकलनी चाहिए, सोचना नहीं है, ठीक है? राहुल गांधी के लिए एक वर्ड, युवा, बूढ़ा युवा, अरविंद केजरीवाल के लिए एक वर्ड, मफलर मैन, नरेंद्र मोदी जी के लिए एक वर्ड। देश का लाल। अगर कल के दिन में इलेक्शन हो, कल ही इलेक्शन हो, तो बीजेपी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? कल नहीं आज ही हो जाए, बीजेपी के पास सब एडवांटेज एडवांटेज ही क्योंकि काम किया है और बीजेपी। सबसे बड़ा एडवांटेज अगर बात किया जाए, सबसे बड़ा एडवांटेज विकास होगा। ओके, बीजेपी की अगर सबसे बड़ी वीकनेस की बात की जाए, तो आपको क्या लगती है कि बीजेपी की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ी वीकनेस उसके सिद्धांत है। हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है, सिद्धांत पर रहो, शांति से रहो। बाकी और पार्टी में जो लुक्खागिरी होती है, ये सब चीज़ें हमारी पार्टी में नहीं है। अगर बीजेपी में आप नहीं होते और टेक्सटाइल में भी नहीं होते, तो ऐसा कौन-सा प्रोफ़ेशन था जो आप चूज़ करते? ऐसा तो मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था कभी। क्योंकि इसीलिए तो मैंने पूछा। प्रोफ़ेशन फिर बाद में भगवान जो चुनता वो करते। और भगवान ने तो बोल दिया कर्म करो भाई बेटा फल की चिंता मत करो। कर्म आपको अगर करने की बात करते तो आप कौन से कर्म में जाते? नहीं, मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब करूँ, लेकिन व्यापार था, व्यापार देखकर ऐसा नहीं कि बैठे-बैठे हमको अच्छा खासा व्यापार मिला। वो व्यापार बहुत डाउन भी गया, अप्स भी आए और आगे भी आएँगे। तो वो देखकर मेरे को ऐसा हुआ कि भई परिवार को देखकर, सब चीज़ देखकर कि भई पापा अकेले क्यों? हुँ, हुँ। आज हम लड़के हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है। हम लोग ने वो देखकर कि भई व्यापार आज डेवलप किया है, तो किस लिए किया? बंद करने थोड़ी ना किया है। हुँ, हुँ। उसको आगे ही बढ़ाना है ना, आज मैं बढ़ाऊँगा, मेरा भाई बढ़ाए, इसीलिए। सो थैंक यू यश जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड। अगर कुछ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप व्यूअर्स को अगर देना चाहते हैं, तो वो फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना एक यही है कि काम करो, परिवार को खुश रखो, खुद खुश रहो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखो। साथ ही साथ देश के लिए या ये समझ लीजिए देश के लिए किया वो आपके लिए किया, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए किया। तो अपनी जो यूथ है, उनको मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हर तरीके से आप सक्षम रहो, हर तरीके से आप चाहे जॉब करो, चाहे व्यापार करो, लेकिन देश को भी साथ में लेकर चलो। सो थैंक यू वंस अगेन यश जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड। होप सो आपको ये एपिसोड में काफ़ी कुछ चीज़ें जानने मिली होगी, काफ़ी कुछ अभी रिसेंट में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या-क्या चीज़ें वर्क कर रही है गवर्नमेंट अभी रिसेंट आने वाले टाइम के ऊपर और किस हिसाब से इंडिया को एक डेवलपमेंट के वे पे लेके जा रहे हैं, उसका आपको ये वीडियो से अच्छे से पता चला होगा। सो आई होप कि ये आपको चीज़ें पसंद आई हो। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ भी क्वेश्चन्स है, क्वेरीज़ है, जो आप यश जी से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड यस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय।